गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर गैलेक्सी प्लैनेट्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम जनरल स्टडी के नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष पेश हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूरा देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आप सबको पता है कि संसद हमारे 3 अंगों से बनी हुई है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। हम आज चर्चा करेंगे राज्यसभा के बारे में, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण अंग है संसद का और आज हम इसी अंग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम होगा राज्यसभा अथवा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सबसे पहले हम इसके संरचना के बारे में जानेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि राज्यसभा का स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो आप देखेंगे इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है अनुच्छेद 80। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन संबंधी प्रावधान दिया गया है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती संविधान के अनुसार। यानी हमारा संविधान ये कहता है कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 245 है। तो आप देखेंगे राज्यसभा की संरचना का विवरण अनुच्छेद 80 में दिया गया है और हमारा संविधान ये कहता है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं तो ये होते हैं 245। देखेंगे एक नोट्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात छिपी हुई है। सन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक विधेयक पास किया और यह प्रस्ताव दिया कि सन 2026 से पहले सदस्यों की संख्या 245 से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। यानी देखिए संविधान में ये विवरण है कि 250 तक सदस्य हो सकते हैं, किंतु वाजपेयी सरकार ने ये कहा कि 2026 से पहले जो सदस्य संख्या 245 है इसको आप बढ़ा नहीं सकते। 2026 के बाद अगर सरकार चाहे तो किसी नए विधेयक के तहत इन सदस्यों की संख्या को बढ़ा सकती है, किंतु अधिक से अधिक 250 तक ही बढ़ा सकती है, उससे अधिक नहीं बढ़ा सकती। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करेंगे राज्यसभा में 2 श्रेणी के सदस्य होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यसभा में 2 श्रेणी के सदस्य होते हैं। पहला होता है मनोनीत और दूसरा होता है निर्वाचित। यानी जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक मनोनीत होते हैं और एक निर्वाचित होते हैं। देखिए मनोनीत सदस्य जो होते हैं इन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर उन व्यक्तियों में से मनोनीत किया जाता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखता हो और विशेष उपलब्धि प्राप्त किया हो। काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किन व्यक्तियों को मनोनीत करता है, तो वो ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में निपुण हो। तो ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12 सदस्यों को। अब दूसरा जो है वो है निर्वाचित सदस्य। देखिए कुछ सदस्य तो मनोनीत होते हैं और कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं। जैसे आपको पता है कि टोटल 245 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य तो मनोनीत हो गए
अब बचे 233। तो ये 233 सदस्य जो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुन करके आते हैं। यानी हमारे यहाँ जो है टोटल 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य, उन राज्यों से चुन करके जो है 233 सदस्य आते हैं। ध्यान रखेंगे, इन 233 सदस्यों में दिल्ली और पौंडीचेरी के सदस्य भी होते हैं। आपको पता होगा कि केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पौंडीचेरी दो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे विधानसभा का चुनाव होता है। तो यहाँ के जो सदस्य चुन करके आते हैं वो भी 233 में शामिल हैं। राज्यसभा एक अस्थाई सदन होता है। सबको पता है कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, और अस्थाई इसलिए कहते हैं कि यह कभी भी भंग नहीं होती है। तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है। इसके सदस्य अधिकतम 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने साल के लिए होता है। तो ध्यान रखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है 6 वर्ष के लिए होता है। मनोनीत सदस्य भी 6 वर्ष के लिए अपने पद पर रहते हैं। ध्यान रखेंगे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो उनका कार्यकाल भी जो है 6 वर्ष का होता है। इसे उच्च सदन भी कहते हैं, और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर अवकाश ग्रहण करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रत्येक 2-2 साल पर जो है अवकाश ग्रहण करते हैं राज्यसभा के सदस्य। यही वजह है कि राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है और ये कभी भंग नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि इसके टोटल के टोटल सदस्य एक ही बार जो है पद मुक्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। 2/3 आप देख सकते हैं, 1/3 सदस्य जो है, जितने भी सदस्य होते हैं उनके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पे वो अपने पद से हट जाते हैं और फिर 1/3 सदस्य पुनः निर्वाचित होकर के चले जाते हैं। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे योग्यता की। काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता क्या है। तो देखिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की 4 योग्यताएं होती हैं। सबसे पहली योग्यता यह होती है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। जब तक वह व्यक्ति भारत की नागरिकता उसको प्राप्त नहीं है, जब तक वो इंडियन सिटीजन्स नहीं है, तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो जो भी व्यक्ति जो है राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, और कम से कम 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। यानी 30 वर्ष से कम वर्ष का अगर कोई व्यक्ति चाहे कि राज्यसभा का चुनाव लड़े तो नहीं लड़ सकता। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक हो, वह व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ेगा। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वह लाभ के पद पर ना हो। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता है जो लाभ के पद पर बैठा हो। अगर कोई व्यक्ति अगर संसद के राज्यसभा का सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने लाभ के पद को त्यागना होता है। उसके बाद चौथा जो है योग्यता वह यह है कि उस व्यक्ति को राज्य का सामान्य निवासी या मतदाता होना चाहिए जिस राज्य से वो चुनाव लड़ना चाहता है। यानी कोई व्यक्ति जिस राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है उस राज्य के मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए या उस राज्य का सामान्य निवासी होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ निवासी होने का तो सिटीजनशिप सिर्फ एक ही नागरिकता है, भारत की नागरिकता। तो वह भारत का नागरिक हो, और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस स्टेट से वो चुनाव लड़ना चाहता है उस स्टेट के सामान्य मतदाता सूची में उसका नाम हो। तो अगर ये 4 योग्यताएं हैं तब हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां हैं, कुछ स्पेशल पावर्स हैं जो लोकसभा के सदस्य को भी प्राप्त नहीं है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ, स्पेशल पावर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो हम देखेंगे राज्यसभा की 3 विशेष शक्तियाँ हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये तीनों विशेष शक्ति। और इन तीनों में से क्वेश्चंस जरूर किसी न किसी कंपटीशंस में पूछता है।
देखिए, इसमें जो पहला विशेष शक्ति जो राज्यसभा को प्राप्त है वह यह है कि संविधान के अनुच्छेद 67, संविधान के अनुच्छेद 67 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जाता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि अगर हमें उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो इसके लिए सबसे पहला विधेयक राज्यसभा ही लाएगी, लोकसभा नहीं ला सकती है। कितना महत्वपूर्ण स्पेशल पावर है राज्यसभा को कि अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो लोकसभा इसके लिए विधेयक नहीं लाएगी, सर्वप्रथम राज्यसभा के पास पावर है कि वही जो है ऐसे विधेयक ला सकती है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित। दूसरा जो स्पेशल पावर इसके पास जो मिला हुआ है राज्यसभा के पास वो यह है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तभी राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। ध्यान रखेंगे, मैंने आपको पता है कि हमारे यहाँ 3 सूचियाँ हैं संविधान के अंतर्गत, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची पे जो भी विषय दिए गए हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार संसद को है। दूसरा, राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। और तीसरा समवर्ती सूची है, उस समवर्ती सूची में जो भी विषय दिए गए हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार संसद को भी है और राज्य की जो विधानसभाएं हैं, जो विधानमंडल है, उसको भी कानून बनाने का अधिकार है। किंतु अगर जो है ये 249 में ये लिखा गया है, राज्यसभा को स्पेशल पावर दिया गया है कि अगर राज्यसभा चाहे तो अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची में कोई विषय दिया गया हो वह केंद्रीय महत्व का है, तो जब यह पास कर देती है कि यह विषय केंद्रीय महत्व का है तब उस पर सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। राज्य की विधानसभाएं जो होती हैं वो उस पर कानून नहीं बना सकती। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण पावर जो है ये राज्यसभा को मिला हुआ है। उसके बाद जो है जो तीसरा जो स्पेशल पावर जो राज्यसभा को मिला हुआ है वह है अनुच्छेद 312। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 ये कहता है कि राज्यसभा अगर चाहे तो अपने 2/3 बहुमत से किसी विधेयक को पारित कर दे कि कोई नई अखिल भारतीय सेवा, जो भी है अखिल भारतीय सेवा बनाने की आवश्यकता है, तभी संसद कानून बनाकर नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का निर्णय कर सकती है। ध्यान रखेंगे, हमारे यहाँ अखिल भारतीय सेवा जैसे आप जानते हैं कि यूपीएससी में जो है IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों सेवाएं अखिल भारतीय सेवा है। अगर राज्यसभा चाहे तो अनुच्छेद 312 का इस्तेमाल करके 2/3 बहुमत द्वारा किसी ऐसे विषय को अखिल भारतीय सेवा घोषित कर सकती है, और जब किसी विषय को अखिल भारतीय सेवा घोषित करेगी तब जाकर के उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास चला आता है। जैसे अगर सरकार चाहे तो इंडियन जुडिशरी सर्विस, भारतीय न्यायिक सेवा, इसको चाहे तो इसको भी अखिल भारतीय सेवा घोषित कर दे, या अगर किसी मेडिकल फील्ड में अगर किसी सेवा को जो है अखिल भारतीय सेवा घोषित करना चाहे तो घोषित कर सकती है। तो ये अखिल भारतीय सेवा घोषित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो है अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा ही कर सकती है। तो राज्यसभा को 3 पावर मिला है। अनुच्छेद 67 जिसके अंतर्गत वह उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रस्ताव ला सकती है। अनुच्छेद 249 जिसके तहत वो 2/3 बहुमत द्वारा जो है एक विशेष बहुमत द्वारा जो है विशेष बहुमत द्वारा किसी विषय को यह घोषित कर दे कि राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पर भी कानून बनाने का अधिकार जो है संसद के पास चलाता है। और तीसरा 312 के तहत उसको ऐसा पावर मिला हुआ है कि वह किसी विषय को चाहे तो अखिल भारतीय सेवा घोषित कर सकती है और उस विषय पर
उसको जो है कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को मिल जाता है। तो ये है 3 जो है स्पेशल पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब हम देखेंगे राज्यसभा की उपयोगिता, यानी राज्यसभा की उपयोगिता क्या है। तो देखिए, राज्यसभा लोकसभा द्वारा जल्दबाजी में पारित विधेयकों पर विचार करता है और कई बार उसमें संशोधन का प्रस्ताव भी रखता है। इस प्रकार देरी किए जाने से विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार विमर्श और व्यापक दृष्टिकोण बनाने का समय मिल जाता है और जल्दबाजी में हुए गलत निर्णय से भी बचा जा सकता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण इसकी उपयोगिता है। कभी कभी होता क्या है कि लोकसभा में जो है जल्दबाजी में कोई ऐसा विधेयक पारित हो जाता है कि उसमें कुछ त्रुटियां हों, तो जैसे वो राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा के पास पावर है कि वह उसमें संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है। राज्यसभा को लोकसभा को कह सकती है कि भाई आप इस विषय पे संशोधन करो, और इस तरह से संशोधन करने के लिए जब कहेगी तो कुछ समय मिल जाता है पुनः विचार करने के लिए कि जो विधेयक आया हुआ है उसमें कुछ त्रुटि तो नहीं है। तो हमको तमाम जो है मौके मिल जाते हैं, और जल्दबाजी में अगर कोई लोकसभा कोई गलत निर्णय ले लेती है तो उससे बचा जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। उसके बाद जो है राज्यसभा के लिए ज़रूरी है कि दूसरा पॉइंट जो है जो इसकी उपयोगिता में जो आता है वो ये है कि राज्यसभा इसलिए भी ज़रूरी है कि वरिष्ठ राजनीतिक नेतागण लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद राज्यसभा में आसानी से जगह प्राप्त कर लेते हैं, जिससे उनकी क्षमता और अनुभव साथ ही साथ विद्वता का लाभ मिल जाता है। आप जानते हैं कि कुछ ऐसे संसद के सदस्य होते हैं जो लोकसभा में चुनाव हार जाते हैं, कुछ ऐसे समीकरण बन जाते हैं जिन समीकरण की वजह से अच्छे अच्छे नेता चुनाव हार जाते हैं, तो राज्यसभा एक बैक डोर से जो है राज्यसभा में पहुंचने की व्यवस्था है, ताकि जो है उस बुद्धिजीवी व्यक्ति की जो स्किल्ड है, जो उसका ज्ञान है, जो विद्वता है, उसका इस्तेमाल राज्यसभा के माध्यम से हम ले सकें। तो ये भी एक चांस मिल जाता है, एक मौका मिल जाता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारत एक संघात्मक व्यवस्था के अधीन देश है, इसलिए संघात्मक देश में द्वितीय सदन का होना अति आवश्यक है। तो ये राज्यसभा की उपयोगिता है कि राज्यसभा होना क्यों आवश्यक है। तो ये था राज्यसभा। मैंने आपको राज्यसभा में पढ़ाया कि राज्यसभा क्या चीज़ होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या होती है, राज्यसभा में चुने जाने की योग्यता और अर्हता क्या है, और राज्यसभा में कोई सदस्य कितने साल के लिए चुना जाता है, कुछ इसके स्पेशल पावर हैं वो क्या चीज़ है, और प्लस राज्यसभा की उपयोगिता क्या है, इस पे आपने जिक्र किया और मैंने जो इस पर प्रकाश डाला। तो ये है हमारा टॉपिक्स राज्यसभा। इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, और एक बार फिर गुजारिश करेंगे जो भी इस चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।